Very good evening, everyone. This is Sanu, founder of Flames Clat, and today I am here to discuss about a very important topic regarding the 138th Amendment Bill 2025. अभी हाल ही में हमारे देश के पार्लियामेंट में अभी इस बिल को प्रस्तुत किया गया है। अब कंसर्न यह है कि व्हाई दिस टॉपिक इज रिलेवेंट फॉर आवर अपकमिंग एग्जाम, क्लैट, एलेट एंड अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक पैसेज बनेगा क्रिटिकल लीगल रीजनिंग सेक्शन का। द पैसेज विल कंटेन्स अबाउट द क्रिटिकल लीगल रीजनिंग सेक्शन, जहां पर यू विल गेट 5 क्वेश्चन। किस बिल को क्यों लाया गया, क्या होगा वे फॉरवर्ड, और सम फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। तो बिफोर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, पहले हमें समझना है कि इस बिल को लाने की जरूरत क्या पड़ी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड दिया हुआ है, अमेंडमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड अमेंडमेंट, संशोधन। और हमारा संविधान कौन से आर्टिकल में हमें अमेंडमेंट का पावर देता है? तो आर्टिकल 368। कौन सा आर्टिकल है बेटा? वो 368। तो इस बिल को समझने से पहले दो काम करना है। हम कहानियों में समझेंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट को जब समझते हैं तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड जस्ट एज ए कहानी चल रही है, राइट? तो एक पेन पेपर लेना है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखना है, तभी जाकर ये टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। तो कंसर्न ये है, पहला सवाल ये है कि भाई इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी अचानक से। तो एक नॉर्मल से अगर हम कॉमन सेंस लगाएं तो जरूर कुछ ना कुछ लूपहोल्स होंगे हमारे सोसाइटी में, हमारे लॉ में। और उस लूपहोल को ठीक करने के लिए कोई भी बिल आता है पार्लियामेंट में, फिर वो एक्ट बनता है, राइट? तो रिसेंटली क्या हुआ अचानक से कि इस बिल को लाना पड़ा? तो ये बिल है क्या? व्हाट इज दिस बिल ऑल अबाउट? ये बिल सिंपली कहता है, सिंपली ये बिल पहला जो स्लाइड कहता है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया को रोकने के लिए ये बिल को लाया जा रहा है। मतलब अरे भाई, कहना क्या चाहते हो कि कोई भी जो कि चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, स्टेट लेजिस्लेचर के लोग, मंत्री लोग हैं, पार्लियामेंट के मंत्री लोग हैं, वो लोग अगर किसी भी सीरियस ऑफेंस में एक्यूज्ड है और उनको कस्टडी में रखा गया है 30 डेज से, तो वो उस पोस्ट को रिलीव कर देंगे, छोड़ देंगे। तो सवाल है, क्या क्या पहले नहीं छोड़ सकते थे क्या? द आंसर इज नो। क्यों भाई, पहले कैसे नहीं हुआ? तो हमारे पास एक रिसेंट एग्जांपल है, दिल्ली के एक्स चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का, जिनको कस्टडी में 30 डेज से ज्यादा रखा गया। अब वो कस्टडी में होने के बावजूद भी दिल्ली के गवर्नमेंट को चला रहे थे। अब चमका, अब समझ में आया कि ये बिल क्यों लाया गया। लोगों का मानना है, सोसाइटी का कहना है, और सरकार का कहना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि कोई भी नेता, कोई भी लीडर जो कि यूथ की आवाज होती है, जो रिप्रेजेंट करता है यूथ को, सोसाइटी को, उसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसको ऑनेस्ट होना चाहिए, और कहीं ना कहीं एक मॉरल एथिक्स होना चाहिए। और अगर कोई ऐसे लीडर पर जो कि एक संविधान के पद पर है और उसके ऊपर एक्यूजेशन है और वो कस्टडी में है, तो उसको वो पद को छोड़ देना चाहिए। दैट पर्सन मस्ट हैज टू रिलीव फ्रॉम दैट पोस्ट। बट ऐसा हमें दिल्ली के एक्स चीफ मिनिस्टर कंडीशन में देखने को नहीं मिला। तो इसलिए इस बिल को लाया गया है। ये बात क्लियर हो गया कि वाई देयर इज नीड टू हैव दिस बिल, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले इसके बारे में कोई भी बात नहीं थी कि किसी भी चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, और भी कोई मंत्री को आप एक्यूजेशन पर और कस्टडी पर उनको आप उन पोस्ट से रिलीव कर दे। ऐसा अभी तक प्रावधान नहीं था। तो समझ में आ गया पहला लाइन। तो ये बिल किसने रिप्रेजेंट किया, प्रेजेंट किया? अमित शाह ने। It seeks to amend key article of the Constitution to create a mechanism for the mandatory removal of the Prime Minister, Chief Minister or other minister who are arrested and detained for serious criminal charges। दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि भाई सीरियस क्रिमिनल चार्ज होना चाहिए, नॉर्मल नहीं। और सेकंड, वो अरेस्टेड होने चाहिए, कस्टडी में होने चाहिए। इस बिल को पहले दो बार में बात किया जा रहा है। ये हमारा मेजर फोकस है इस बिल को लाने का, कि वैसे लोग जो कस्टडी में है 30 डेज से, वो सरकार जेल के अंदर से नहीं चला पाएंगे। एज सिंपल इज दिस। अब है कि भाई अमेंडमेंट कहां किया गया होगा?
वो भी कोई आर्टिकल्स होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। सेकेंड स्लाइड कहता है द प्राइमरी पर्पस इज टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ensure good governance, and restore public trust in political institutions by preventing individuals with serious criminal allegations from holding high constitutional offices. True. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को बचाने के लिए और लोगों का ट्रस्ट लेजिस्लेचर पर रखने के लिए यह बिल को लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी था। पहले हमारा देश बेटा सिर्फ मोरालिटी पे चलता था, नैतिकता पर। नया इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर चलता है, जिसका एक लैंडमार्क केस है बेटा सबरीमाला टेम्पल केस, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर दिया गया है। याद रखना इस बात को। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में यह 28 अगस्त को इंट्रोड्यूस किया गया और इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रिव्यू के लिए भेज दिया गया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है? जहां पर लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स रहेंगे और जो इस व्यू को, इस पूरे बिल को अच्छे से रिव्यू करेंगे, क्या कमियां हैं, लूप होल्स के ऊपर वर्क कर कर सेटल डाउन करेंगे। अब सवाल है कि भाई इस बिल में है क्या, प्रोविजंस क्या क्या है, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या क्या है। कंसोर्टियम हमेशा प्रोविजन सवाल पूछेगा, चेंजेस क्या क्या हुए, और जहां जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं आपको बताते जाऊंगा, वो पॉइंट लिखते जाना। पहला प्रोविजन कहता है कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और ए मिनिस्टर ऑफ द यूनियन ऑफ द स्टेट विल मैंडेटली रिमूव फ्रॉम द ऑफिस इफ दे आर अरेस्टेड एंड हेल्ड इन कस्टडी फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 30 डेज। अगर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 30 डेज के लिए वो कस्टडी में है, तो या तो मुख्यमंत्री हो, या तो प्रधानमंत्री हो, या तो और भी स्टेट मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर हो, उनको उस पद से रिलीव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, विदाउट आस्किंग फॉर द गवर्नर और द प्रेसिडेंट। वो खुद से 31 डे से वो उस ड्यूटी से हट जाएंगे। ये हमारा पहला बिल कहता है। सेकेंड, the individual who has the above mentioned 30-day period to secure bail, if they fail to secure bail within this period, they would automatically be disqualified from their position. अगर वो 30 डेज कस्टडी के अंदर बेल ले लिए तो बात अलग है, बट अगर वो फेल हो गए बेल लेने में, उनको बेल नहीं मिली, तो वो अपने आप 31 डे ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अपने पोजीशन से, अपने चेयर से। यहां तक क्लियर है? थर्ड पॉइंट कहता है ऑफेंस का नेचर बेटा, वैसे ऑफेंस जो सीरियस है। अब सीरियस ऑफेंस को हम कैसे समझेंगे? जिसमें सजा, पनिशमेंट 5 साल या 5 साल से ज्यादा है, लास्ट स्लाइड, टर्म ऑफ 5 ईयर और मोर। तो समझ में आ गया। जब मॉक में जब तुम्हें क्वेश्चन देगा कि एक मंत्री जी हैं, देयर इज ए मिनिस्टर जिनके ऊपर एक्यूजेशन है और उसकी जो पनिशमेंट है उस जस्ट 4 ईयर्स है, तो क्या उस यूनियन मिनिस्टर को अपने पोस्ट से रिजाइन या डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए? द आंसर इज नो, ही विल नॉट बी एबल टू डिस्क्वालीफाई फ्रॉम द पोजीशन, बिकॉज जो पनिशमेंट किए वो 4 ईयर है और हमारा बिल कहता है कि 5 ईयर या 5 ईयर से ज्यादा होना चाहिए। सर मैं आप क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे कंसोर्टियम? क्लियर हुआ पहला बात? आगे बढ़ो। फिर कह रहा है अमेंडमेंट। मैंने कहा था कि भाई अगर कोई बिल आया होगा 130, इस बिल में लिखा है बेटा अमेंडमेंट हुआ होगा। तो देखो पहले क्या क्या था, हमारा आर्टिकल 75 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता था पर्टेनिंग टू द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। ये रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करता था और यूनियन मिनिस्टर के बारे में बात। आर्टिकल 164 स्टेट मिनिस्टर के बारे में बात करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के बारे में। और आर्टिकल 239A स्पेशल प्रोविजन फॉर द यूनियन टेरिटरी। ये बिल तीनों जगह लागू होता है। अगर आप यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर हैं लाइक अरविंद केजरीवाल, वहां पर भी ये बिल काम करेगा। अगर आप स्टेट में हैं वो भी है, अगर आप पार्लियामेंट में हैं, यूनियन मिनिस्टर मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, ये बिल वहां पर भी काम करेगा। मतलब ये हर जगह हमारे कंट्री में लागू है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब देखो आर्टिकल 75 में जब अमेंडमेंट हुआ तो इस बिल में क्या ऐड हुआ? आर्टिकल 75 में एनीवन कैन टेल मी? 5A ऐड हुआ बेटा। क्या ऐड हुआ? यही तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या ऐड हुआ? 5A, आर्टिकल 75 में। बेटा आर्टिकल 164 में क्या ऐड हुआ? इसमें बेटा 4A ऐड हुआ। 4A अमेंड हुआ। ठीक, तुमको भाई रिजाइन करना पड़ेगा। और आर्टिकल 239A में भी 5A ऐड हुआ। दीज आर द एडिशन। ये एडिशन है, ये पॉइंट आपको याद होना है। उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट कहा गया कि अगर 38 डे के बाद वो आदमी को बेल मिल जाता है, मंत्री जी को बेल मिल जाता है, तो वो आदमी वापस से अपना पोजीशन हेल्ड कर सकता है। इट मींस रीअपॉइंटमेंट क्लॉज। द बिल अलाउज फॉर द रीअपॉइंटमेंट ऑफ ए मिनिस्टर आफ्टर दे आर रिलीज फ्रॉम कस्टडी। तो वो वापस अपने सीट को ले सकते हैं। यहां तक क्लियर है?
आप समझो कि इसके पहले एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क क्या था, पहले क्या था, पहले से क्या होता था, अमेंडमेंट हो गया। अब समझो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 आरपीए कहते हैं। ये क्या कहता है एक्ट, समझो, हमारे मॉक में क्वेश्चन आ जाएगा इससे भी। मेक श्योर दैट, क्योंकि कनेक्ट कर देंगे कहीं ना कहीं से। तो पहला है सेक्शन 8 ऑफ दिस एक्ट करेंटली डिस्क्वालीफाई ए लेजिस्लेशन ओनली अपॉन कन्विक्शन एंड सेंटेंस ऑफ 2 years और मोर। अभी जब तक किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कन्विक्शन, सजा नहीं मिलता था, तब जाकर उसको हम डिस्क्वालीफाई कराते थे। अब इस बिल में कन्विक्शन से पहले हम डिस्क्वालीफाई करा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले क्या हुआ करता था इस एक्ट के रहते हुए, कि अगर किसी मिनिस्टर को किसी केस में एक्यूज बना लिया गया, तो वो उस पोस्ट को रिलीज नहीं करेगा अनटिल अनलेस वो कन्विक्टेड, दोषी नहीं पाया गया। तो जब वो दोषी पा गया, 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा हो रही है, तब उसको अपने पोस्ट को रिलीव करना होगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा उस पोस्ट से। अब इस बिल में अगर किसी मिनिस्टर के ऊपर एक्यूजेशन है, अभी कन्विक्टेड नहीं है, बट वो 30 डेज से कस्टडी में है, तब भी उनको रिलीफ कर दिया जाएगा उनके पोस्ट से। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द 138 अमेंडमेंट बिल गोज फर्दर बाई इशू ऑफ प्री कन्विक्शन कस्टडी, कन्विक्शन से पहले की ये बात कर रहा है। लॉ कमीशन की 178th रिपोर्ट थी बेटा, जिसमें कहा गया था कि डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द स्टेज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस फॉर ऑफेंस विद पनिशमेंट ऑफ 5 years और मोर। लॉ कमीशन ने इसके पहले ही रिकमेंडेशन सुझाव दे दिए थे कि अगर 5 साल या 5 साल से ज्यादा का एक्यूजेशन लगा हुआ, आरोप लगा हुआ है, और वो कस्टडी में है, तो उनको उसे पोस्ट डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए था। लैंडमार्क जजमेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो किस, जो नया बिल है वो किस जजमेंट से लिया गया है या उसके स्पिरिट को फॉलो किया गया है। तो द फर्स्ट वन इज लिली थॉमस वर्सेस ऑफ इंडिया, and the second one is Manoj Narula versus of India, where the Supreme Court emphasized the need for probity in public life and expressed concern over the increasing criminalization of politics. This judgment have consistently highlighted the importance of constitutional morality. सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने 2 जजमेंट में कहा है कि आने वाले हमारे अभी प्रेजेंट में पॉलिटिशियंस के ऊपर काफी ज्यादा एक्यूजेशंस हैं, काफी ज्यादा क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, और हमें इसको रोकने के लिए, ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को बरकरार रखने के लिए हमारी सरकार को कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्चुअली केम अप विद दिस बिल। अब है हमारा क्लैट का प्रैक्टिस क्वेश्चन। एक होता है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, जो कि क्रिटिकल लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा। यू विल गेट ए पैसेज लाइक दिस रिगार्डिंग द बिल एंड दे विल आस्क इट व्हाई दिस बिल हैज बीन कम, व्हाट आर द नीड्स ऑफ दिस बिल, हाउ दिस विल गोइंग टू बी द आउटकम, what would be the possible outcome for the same, which of the following would be the strengthening point of the author, which the following would be the weakening point of the, इस बिल के वीकनेस क्या है भाई, इस बिल की लूपहोल्स क्या है। तो किसी के ऊपर एक्यूजेशन लगाना हमारे कंट्री में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास सोर्सेज हैं, आपके पास पावर है, आपके पास चीजें हैं, तो आप किसी को 30 डेज के अंदर रख सकते हैं, कस्टडी में रख सकते हैं, ताकि उनको पोजीशन से डिस्क्वालीफाई कराया गए। ये बहुत बड़ा लूपहोल है ये बिल में, बट अभी ये एक्ट तो बना नहीं है, अभी तो कमिटी के पास गया हुआ है। तो वो एक लूपहोल है जो हमें दिख रहा है। बट पहला सवाल है, द कॉन्स्टिट्यूशन 138th अमेंडमेंट बिल प्रोपोजेस टू अमेंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे मैंने कहा था कि हमारे अमेंडमेंट हुआ है, तो मतलब हमारे आर्टिकल्स में कहीं ना कहीं अमेंडमेंट हुआ होगा। तो आप बताओ इसमें से कौन से आर्टिकल में अमेंडमेंट हुआ है, कौन कौन से आर्टिकल हैं, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। लेट्स चेक। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। आर्टिकल 75, इसमें क्या ऐड हुआ है, 5A। आर्टिकल 164, इसमें क्या ऐड हुआ है, 4A। एंड आर्टिकल 239A, इसमें क्या ऐड हुआ है, 5A, जो कि मैंने आपको बताया। आई होप पहला क्वेश्चन कैसे तुम्हें क्लियर हुआ। लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 137 बिल, a minister must be removed from office if they are held in custody for serious criminal offense for freedom। कितने दिन तक वो कस्टडी में रहेंगे, तो फिर इनको हम रिमूव कर देंगे, 30 डेज कंजिक्यूटिव, लगातार। बेल मिल गया तो नहीं, अगर नहीं मिला तो फिर 31st डे वो अपने आप रिमूव हो जाएंगे। क्लियर यहां तक, 30 डे कंजिक्यूटिव डेज। लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स गो विद ए सीरियस क्रिमिनल, क्या कह रहा है, ए सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस एज डिफाइंड बाय बिल इज एन ऑफेंस पनिशेबल विद इन इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ। हम किस चीज को सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस मानेंगे जिसमें पनिशमेंट बेटा 5 years और मोर रहेगी, जैसा कि हमने डिस्कस किया, 5 साल या 5 साल से ज्यादा। क्लियर हो गया यहां तक बेटा, क्लियर। लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following legal principle is seen by critics as being potentially violated by the 138th Amendment Bill? इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसको लोग क्रिटिसाइज कर रहे कि नहीं भाई इस बिल को नहीं आना चाहिए, राइट? कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी,
नहीं, ये तो भाई सपोर्ट कर रहा है, क्रिटिसिज्म तो नहीं कर रहा है कि भाई ये होना चाहिए। सेकंड, रूल ऑफ लॉ, बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है। सेपरेशन ऑफ पावर, कोई मतलब नहीं है। सी, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, यस। व्हाट इफ अगर कोई आदमी, कोई पॉलिटिशियन, कोई लीडर, कोई मिनिस्टर, जो मिनिस्टर जो पद पर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर है, वो इनोसेंस निकल गया और उसको आपने अपने पद से हटा दिया, झूठ का फ्रेम, फेक चार्ज लगाकर, फेक एलिगेशन लगा के। दैट्स द राइट आंसर, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। आगे बढ़ते हैं। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस अमेंडमेंट बिल, द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटर एमपी और एमएलए बेस्ड ऑन क्रिमिनल कमीशन वाज गवर्न प्राइमली बाई। इस बिल के पहले अगर हमें किसी एमपी और एमएलए को उसके पद से हटाना होता था, डिस्क्वालीफाई करना होता था, तो वो किस प्रोसीजर के तहत होता था? इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, द प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट 1988। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया। क्लियर यहां तक? क्लियर? लेट्स सी। मजा आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन की तैयारी भी कर रहे हैं साथ में। द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इन लिली थॉमस ऑफ इंडिया 2013 इज अ सिग्निफिकेंट प्रेसिडेंट बिकॉज it empowered the prime minister to remove minister faking criminal charges, ruled that disqualification for a convicted legislator is immediate, extended the time period for legislator to appeal a conviction, allowed a minister to continue in office while under judicial custody। ये चार ऑप्शन है। टेल मी द आंसर। The answer is the rule that disqualification for a convicted legislator is immediate। Yes, अभी कन्विक्शन नहीं भी हुआ है, अगर वो कस्टडी में है तो आप उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A bill for the amendment of the Constitution of India can be introduced in Lok Sabha only, Raj Sabha only, either house of the parliament, both house of the parliament simultaneously। किसी भी बिल को कहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं अमेंडमेंट को? द आंसर इज इधर हाउस, कहीं पर भी, वेदर इट्स ए लोकसभा, वेदर इट्स ए राज्यसभा। तो याद रखना, बोथ पे क्लिक मत करना, इधर पे क्लिक करना। Let's go with the amendment to the Constitution of India that affects the federal of the content requires a simple majority in both the houses, a special majority in parliament, and elected by that half of the state legislature, a simple majority in the parliament, and ratification by all the state legislature। The correct answer is option C, कि दोनों पार्लियामेंट में होना चाहिए और एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर भी होना चाहिए। Let's go with the next question. The power of the Indian Parliament to amend the Constitution is derived from which article? किस आर्टिकल के तहत हम किसी भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सकते हैं? अमेंडमेंट की पावर संविधान में कहा दी गई है? जैसे कि मैंने पहले ही बताया था लेक्चर में, आर्टिकल 368 में दी गई है। आर्टिकल 368 वुड बी द करेक्ट आंसर। लेट्स गो विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लासरूम। Which of the following constitutional provision can be amended by a simple majority of the parliament? इसमें से कौन सा कौन प्रोविजन है जो कि सिंपल मेजोरिटी से अमेंड किया जा सकता है? फंडामेंटल राइट्स को, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट को, क्रिएशन और एबोलिशन एबोलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। थिंक वाइजली, सी और डी में से कोई आंसर निकल रहा है तो बताओ। द करेक्ट आंसर इज सी, क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स। दैट्स वुड बी द राइट ऑप्शन। तो हमने सिर्फ बिल को नहीं समझा, हमने उसके 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी किया, और हमने ये भी समझा कि इस बिल को क्यों लाया जा रहा है। कंसोर्टियम किस वे में क्वेश्चन को फ्रेम कर सकता है, और जो क्वेश्चन फ्रेम करेगा वो अक्सर आपके पनिशमेंट के ऊपर होगा, जहां पर फैक्ट में लेस देन 5 ईयर देगा और कहेगा कि उनको डिस्क्वालीफाई करा दिया गया, वो सही है गलत है। मोर देन 5 होगा या लिखेगा इट्स ट्रिवियल, नो ऑफेंस, इट्स ए वेरी नॉर्मल ऑफेंस, ऐसा कुछ वर्ड देगा, वहां पर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए। द ऑफेंस मस्ट बी सीरियस ऑफेंस। फिर उसके बाद अमेंडमेंट किस आर्टिकल के तहत होता है, फिर पीपुल एक्ट के बारे में ध्यान से पढ़ना। दैट्स फ्रॉम माय साइड। आई होप तुम्हें पूरा बिल समझ में आ गया हो। कोई डाउट है तो कमेंट कर लेना, और हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लो। सुपर 40 बैच के सेशन ओपन है, उसको फिल कर लो, और जस्ट इंजॉय द मोमेंट ऑफ योर लाइफ, और जो भी चीज पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ो। थैंक यू सो मच।